अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि इस साल यानी 2021 में जो हमारे पेपर्स होंगे जेके बोर्ड्स के वो कैसे होंगे। तो मैं मुतफ़िक्र हुआ कि मैं देखूं कि वाकई जो इस साल के पेपर्स होंगे कैसे हो सकते हैं। जेके बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने जो ही ब्राउज़ किया तो मुझे वहाँ जो इस साल के 2021 के मॉडल पेपर्स थे, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स थे वो मिले, तो मैंने डाउनलोड किए। तो अब मैं उर्दू का जो मॉडल पेपर है उससे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है, कितना आसान है इसे सॉल्व करना। पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है मगर आप बड़ी आसानी के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आप हमतन गोश रहें और ये कुछ मिनट्स मेरे साथ गुजारें ताकि आपको पता चले कि ये जो इस साल का पेपर है कितना आसान है इसे सॉल्व करना। तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वो तमाम शुकुक शुबहात जो आपके उर्दू के हवाले से हूँ 10th क्लास में खसूसन या 9th क्लास में, तो आपको वो तमाम चीज़ें वहाँ मिल जाएंगे जो मैंने आपके लिए दरसी किताब वारिसानी उर्दू से आपके लिए यहाँ दस्तियाब रखी है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी यूट्यूब चैनल को भी और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मज़ीद वक्त के ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं, ये जो मॉडल पेपर है 2021 का उर्दू का, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जो मॉडल पेपर हमें दिया गया है जमात दोहम, नंबरात की तकसीम कुल नंबरात 80 है। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो गैर दरसी इक्तिबास और उससे सवालात। गैर दरसी इक्तिबास से मतलब है वो इक्तिबास जो आपकी किताब से नहीं बल्कि कहीं और से लिया गया हो, एक पैराग्राफ, तो उसी से आपको वहाँ क्वेश्चन दिए गए हों। तो एक गैर दरसी इक्तिबास होगा, उसके बाद सवाल से 5 मार्क्स होंगे। फिर शेरी इबारत और सवालात, आपके सामने कुछ अशार दिए गए होंगे, फिर उनके हवाले से कुछ सवालात होंगे, उसके भी 5 मार्क्स होगी। फिर एक और गैर दरसी इबारत और सवालात, उसके भी 5 मार्क्स होंगे। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना होगा, चाहे अल्फाज को जब जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हमें ग्रामर का ख्याल रखना होगा, या हमें यह दिखाना होगा कि दिया गया लफ्ज़ वाहिद है कि जमा है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, इसके भी 5 मार्क्स होंगे। फिर हुरूफ की तारीफ़ और मिसालें, ये ग्रामर का पोर्शन है, 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको। और हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये भी ग्रामर से होगा, इसमें 5 मार्क्स होंगे। फिर मुहावरात, इसके 2 मार्क्स होंगे। मुहावरात जो दिए गए होंगे उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। तरकीबी नहवी जो 10th में आपको हर साल पूछा जाता है, तो इसके 4 मार्क्स होंगे। तो घबराइए नहीं, इस पर मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें देखिएगा ज़रूर ताकि आपको ये तरकीबी नहवी अच्छे से समझ आएगा। फिर असनाफ से मतलब नोट, जैसे गज़ल हो, कसीदा हो, मसनवी हो, रुबाई हो, इससे मतलब नोट लिखना होगा। ये तो आपकी दर्स किताब पर दिया गया है। इसके बाद खुलासा है, जो दरसी अज़बाक है उन पर में किसी एक का खुलासा लिखना होगा, इसके भी 5 मार्क्स। फिर अशार की तशरीह, जो आप बार बार आप सीखते आए हैं, दरसी किताब के अज़बाक के सवालात के मुख्तसर जवाब होंगे इसके अलावा। फिर हालात ज़िंदगी, कुछ शोरा की या उदबा की। फिर उसके बाद दफ्तरी, निजी और कारोबारी खतूत, इसके 6 नंबर होंगे। और मजमून, जी हाँ, 150 से 200 अल्फाज का मजमून लिखना होगा। तो यहाँ आपको फ्री चॉइस होगी, तो इसके 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जब हम टोटल करते हैं मार्क्स का तो ये कुल 80 बनते हैं। तो देखते हैं तो पहला क्या एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1, जैसा कि मैंने अभी कहा कि गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ना होगा और आखिर में खाली जगहों को इसी से चुनकर जब मुनासिब अल्फाज पुर करने होंगे। चलो हम पहला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कितना आसान है ये हल करना। चलो मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन
सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। पीर पंचाल की पहाड़ी सिलसिले से जब हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने शुपियाँ के मुकाम पर वादी में कदम रखा तो ईमान की नामत वादी में जलवा अफरोज़ हुई। यही से शुरुआत करके मराज और कमराज के मारूफ चरागाहों, झीलों, झरनों, खलियानों और दरियाओं से गुज़रते हुए लद्दाख को सर किया और वापस शहराई अबरेशम से अपने आबाई इलाका ईरान की तरफ कूच किया। कश्मीर में मुगल रोड, झील डल, मानसबल और शोर आपाक, झील वुलर के साथ साथ श्रीनगर के मुगल बागात, गुलमर्ग का गंडोला, अपरवट की चरागाहें, पहलगाम और उसके इर्द गिर्द के सेहत अफजा मकामात वगैरह सब काबिल दीद है। अब ये जो 5 मार्कस है, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ एक खाली जगह पूरी करनी होगी ऊपर की इस इक्तबास से। जैसे पहला हमारे हुस्न जमाल से बरी सरजमीन का नाम डैश डैश है। देखो कितना आसान है। सरजमीन का नाम क्या है, आप यहाँ से चुन सकते हैं, शायद वादी कश्मीर है, तो हम यहाँ लिखेंगे वादी कश्मीर, तो 1 नंबर मिला। पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से डैश डैश ने वादी में कदम रखा। किसने रखा? हज़रत अमीर कबीर ने। हम यहाँ लिखेंगे हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी। हम इतना ही लिख सकते हैं हज़रत अमीर कबीर, तो इससे भी हमारा मंशा पूरा हुआ। झील डल और वुलर और डैश डैश कश्मीर के 3 अहम झील है। झील डल और वुलर के अलावा कश्मीर का तीसरा झील कौन सा है? ये है मानसबल। इसके बाद लद्दाख से होते हुए डैश डैश रास्ता ईरान पहुंचता है। लद्दाख से होते हुए डैश डैश रास्ता ईरान पहुंचता है। ये हमें देखना है कि कौन सा रास्ता ईरान पहुंचता है। तो यहाँ होगा लद्दाख को सर किया और वापस शहराई अबरेशम से अपनी आबाई इलाका ईरान की तरफ कूच किया। तो कौन सा रास्ता? शहराई अबरेशम, सिल्क रूट से कहते हैं। शहराई अबरेशम, अबरेशम को अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं। शहराई अबरेशम सिल्क रूट। गुलमर्ग का डैश डैश काबिल दीद है, गंडोला काबिल दीद है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने ये 5 मार्क्स बड़ी आसानी के साथ हासिल किए। तो कितना आसान है। अब दूसरा सवाल, दर्ज झेल शेरी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर में इससे मुतलिक दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। ये 5 मार्क्स भी बहुत आसान हासिल करें। चलो शेर पढ़ते हैं। रंगी किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी, साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजू को बेकली दी। अब पहला सवाल, दुल्हन की तरह किसको सजाया गया? तो यहाँ पहले मिसरे में रंगी किया शहर को बाकी दुल्हन की सूरत को, यह शहर को यहाँ जवाब होगा, सही जवाब। लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया? पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को शबनम की आरसी दी गई। तो बहुत आसान है ये भी। इसके बाद तीसरा, शजर को क्या दिया गया? बहुत आसान, साया दिया। शजर को क्या दिया? साया। चौथा, हवा को क्या दिया? परवाज दी। परवाज दी हवा को। हवा को क्या दी? परवाज दी। देखो जल्दबाजी में शायद 5वां सवाल भूल चुका है ये जो हमारा पेपर सेटर है। इसके बाद होना चाहिए पानी को क्या दिया, तो हम जवाब देते रवानी, जवाब आता रवानी। तो 5 मार्क्स यहाँ पूरे हो जाते। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर है हमारे पास तीसरा।
दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़े और आखिर में इससे मुतल्लिक दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। यह भी इतना आसान है कि हम आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। जैसे मौसम के मिजाज के बारे में आजकल बहुत पहले से ही पता चलता है। एक हफ्ता नहीं बल्कि एक महीना पहले ही लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ज़माना गया जब लोग घरों से निकलते और मौसम की अबतरी का शिकार हो जाते, रास्तों में फंसते और घर वालों को परेशान करके छोड़ देते। साइंस ने तो दुनिया की काया ही पलट दी। इंसान सोचता है कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, साइंस इस दुनिया को कहाँ ले जाएगी। प्यारे बच्चों, आप इस पैरा को 1, 2 बार या 3 बार पढ़ें ताकि आपको इन सवालात के जवाब ढूंढने में आसानी होगी। जैसे पहला सवाल है, किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है? सीधी सी बात है, आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं, मौसम के मिजाज। मौसम के मिजाज के बारे में फिर आप ऐड कर सकते हैं बाकी। मौसम के मिजाज के बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है। अब दूसरा सवाल, 1 महीना पहले लोग किसके लिए तैयार रहते हैं? मौसम का मुकाबला करने के लिए। यानी 1 महीना पहले लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। रास्तों में फंसने वाले लोग किन को परेशान करते थे? यानी पिछले अयाम में रास्तों में फंसने वाले लोग घर वालों को परेशान करते थे। घर वालों के, उनके घर वाले परेशान हो जाया करते थे घर वालों को। यानी पूरा जवाब, रास्तों में फंसने वाले लोग घर वालों को परेशान करते थे। अब दुनिया की काया किसने पलट दी? दुनिया की काया साइंस ने पलट दी। साइंस यानी दुनिया में तब्दीली किसने लाई? दुनिया की को बेहतर दुनिया किसने बनाया? यानी दुनिया की तस्वीर साइंस ने बदल दी। अब आखिरी सवाल, लोग किसके बारे में सोचते रहते? लोग ज़माने के बारे में सोचते रहते हैं। लोग आने वाले ज़माने के बारे में, यानी मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं कि साइंस इसे कहाँ ले जाएगी। साइंस इस दुनिया को कहाँ ले जाएगी। देखा प्यारे बच्चों कितना आसान है ये 5 मार्क्स भी। ज़्यादा मेहनत नहीं, थोड़ा सोच विचार करना है तो आपका मसला हल। अब सवाल नंबर 4 कितना आसान है। यहाँ सिर्फ मुज़क्कर और मोनस का ख्याल रखना है। जैसे दर्ज झेल अल्फाज हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। उस्ताद जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मोनस वाज़िया हो जाए। चलो उस्ताद को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। उस्ताद यहाँ लिखते हैं, कैसे इस्तेमाल करें ताकि मुज़क्कर और मोनस, मैं ऐसे लिखता हूँ, वो मेरा उस्ताद है। चूँकि मैंने इसके साथ मेरा लगाया तो ये उस्ताद यहाँ मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ। अगर मेरी लगाता तो मोनस होता। अब दूसरा हमारे पास है किताब। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है किताब। जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि वाहिद या जमा। क्योंकि किताब वाहिद है, वाहिद के साथ हम एक लगाते हैं। ज़्यादा इस पर हम परेशान नहीं होंगे, हम सीधे से लिखेंगे यह एक किताब है, यह एक किताब है। क्योंकि एक लगाने से ये वाहिद साबित हुआ। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है चाँद। चाँद जो है ये मुज़क्कर है कि मोनस है, ये बताना है। तो हम इसका जुमला बनाएंगे।
ذرا سوچے کیسے بنائیں گے. آج چاند کھل کے نکلا ہے. چونکہ ہم نے نکلا ہے لکھا ہے تو جب نکلا ہے لکھا ہے تو یہ مذکر ہے. اگر نکلی ہے لکھا ہوتا تو مؤنث ہوتا. اس کے بعد ہمارا ایک اور ہے وہ ہے گاڑی. گاڑی کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ واحد ہے کہ جمع ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ واحد ہی ہے تو کیوں ہم جوخم اٹھائیں تو ہم ایک استعمال کریں گے. میری بھی ایک گاڑی ہے, میرے پاس ایک گاڑی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ واحد ہے. دیکھو کتنے آسانی سے ہم نے یہاں یہ 4 نمبرات حاصل کیے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور نمبرات بٹور لیتے ہیں. درج ذیل حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں دیجیے. یہ آسان ہے. آپ اپنے استاد سے بھی آپ نے سیکھا ہوگا, بہت آسان ہے اس کا جواب لکھنا, تو آپ وہاں سے بھی اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم اتنا کہیں گے کہ حروف جار کیا ہے؟ وہ حروف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائے. وہ حروف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائے. فعل کے ساتھ ملائے چونکہ یہ جمع ہے حروف جار کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے, ہم مثال دیں گے کتاب میز پر رکھ دو. مثلا کتاب تو اسم ہے, میز پر یہ بھی میز بھی اسم ہے, پر رکھ دو فعل ہے. تو ہم نے اس اسم کو فعل کے ساتھ ملا دیا تو رکھ دو ہمارے پاس فعل ہے. تو یہ پر ہمارے پاس حرف جار ہے. اب حرف تحسین کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف جو ہم کسی کو شاباشی دیتے وقت استعمال کریں, یعنی وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں. وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائے. چاہے کسی نے اچھا کام کیا تو ہم کیسے حروف استعمال کرتے ہیں؟ ذرا سوچے. ہم شاباش کہتے ہیں, ہم واہ واہ کہتے ہیں, ہم مرحبا کہتے ہیں وغیرہ. اتنا ہم نے لکھا تو ہم نے اور 4 بلکہ 5 مارکس بٹور لی. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ہدایات کے سوال نمبر 6. ہدایات کے مطابق جواب لکھیے. تو کیا ہدایت ہے؟ یہ مسجد کافی شاندار ہے. اس جملے میں شاندار کیا ہے؟ یہ گرامر کا شاندار دیکھنا ہے کہ کیا ہے. اس جملے میں پیارے بچوں شاندار کیا ہے؟ یہ اس میں صفت ہے کیونکہ فعل نہیں ہے. فعل میں کام کا ذکر ہوتا ہے. فاعل اگر ہوتا تو کام کرنے والا, مفعول اگر ہوتا جس پر کام ہوتا, تو یہاں صفت بیان کرتا ہے. ہم شاندار مسجد کی بات کرتے ہیں تو شاندار یہاں اس میں صفت ہے. تو 1 نمبر ہم نے جیتا. دوڑنے والا گر گیا. اس جملے میں دوڑنے والا کیا ہے؟ سیدھی سی بات جیسے ہم نے اوپر کہا یہ فاعل ہے. جو کام کرنے والا وہ فاعل ہوتا ہے, جس پر کام وہ مفعول ہوتا ہے. اچھائی یا برائی اسم کی صفت کہلاتی ہے, کام کو فعل کہتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. محمد عامر نے سیب کھایا. اب اس جملے میں سیب کیا ہے؟ تو سیب یہاں مفعول ہے کیونکہ سیب کھایا گیا. جو چیز کھائی یعنی جس پر کام ہو وہ مفعول ہوتا ہے, جس پر جو کام کرے فاعل ہوتا ہے. اچھائی یا برائی اسم کی صفت کہلاتی ہے, کام کو فعل کہتے ہیں. بلی نے چوہے کو پکڑا. اس جملے میں چوہا کیا ہے؟ سیدھی سی بات, چوہا مفعول ہے کیونکہ چوہے پر کام ہو چکا ہے, جس طرح سیب مفعول تھا. واہ کیا خوب منظر ہے. واہ کیا خوب منظر ہے. تو یہاں واہ کیا ہوگا؟ یا واہ تو کیونکہ اگر گرامر میں ہوگا تو واہ پھر ہمارے پاس حرف تحسین ہوگا, حرف حیرت ہوگا, حرف استجاب. تو مگر یہاں دیکھتے ہیں پہلے
किस चीज़ के बारे में पूछा गया हो। इस जुमले में खूबसूरत क्या है? खूबसूरत सिफत है। हाँ, यहाँ ज़मीर क्या है? वो लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल हो, फाइल काम करने वाला होता है, हुर्फ तो वो अल्फाज है जो इसम और फ़ेल को मिलाते हैं, उनका ताल्लुक़ वाज़ा करते हैं। तो इस तरह हमने ये 5 मार्क्स भी जीत लिए। अब इसके बाद सवाल नंबर 7। प्यारे बच्चों, दर्ज झेल मुहावरत में से 2 के जुमले बनाने हैं। पहला क्या है? नज़र। नज़र करना क्या होता है? मानी नज़र करना, सुपुर्द करना। जब हमें माने पता हो, सुपुर्द करना, हवाले करना। एक न सुनना, क्या इसका माने होता है? हठधर्मी करना। हठधर्मी करना। हमें माने नहीं लिखने हैं। जब हमारे पास माने हो तब हम जुमला बना सकते हैं। छाती पीटना, मातम करना, आहुजारी करना, बाग बाग होना, खुश होना। हमें जुमले बनाना है। जैसे नज़र करना, तो हम ऐसे बना सकते हैं जैसे नामालूम अफराद ने एक मकान को आग की नज़र किया। एक न सुनना, वो मेरी एक भी नहीं सुनता है। छाती पीटना, फेल होने पर छाती पीटने के बजाय ज़्यादा मेहनत करके पास होने की सोचना चाहिए। बाग बाग होना, उसकी कामयाबी का सुनकर दिल बाग बाग हो गया। अब सवाल नंबर 8। दर्ज झेल में से किसी एक जुमले की तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। रशीद ज़हीन है, इसकी हम तरकीबी नहवी करेंगे। रशीद ज़हीन है, बहुत आसान है। क्योंकि इस जुमले में हम देखते हैं किसी काम का जिक्र नहीं। जब किसी जुमले में कोई काम का जिक्र न हो तो वो जुमला इस्मिया हो सकता है। तो हम ऐसे से लिखेंगे, पहले है लिखेंगे, फिर रशीद लिखेंगे, फिर ज़हीन लिखेंगे। क्योंकि फ़ेल जो है ये किसी काम को नहीं दिखाता, तो ये वाला फ़ेल नाकिस होगा, फ़ेल नाकिस होगा। इसके बाद रशीद ये मुब्तदा होगा, ज़हीन ये सिफत है। मगर इस जुमले में ये खबर है। तो ये पूरा जुमला जो है ये जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो प्यारे बच्चों, जुमला इस्मिया में खबर जो होती है वो या तो इसम होती है या सिफत होती है। यहाँ ज़हीन सिफत है इसलिए खबर है, जबकि जुमले फेलिया में खबर जो होती है वो फ़ेल होती है। आए जुमले फेल दूसरे जुमले की भी तरकीबी नहवी करते। यहाँ पढ़ता है किसी काम को दिखाता है, तो ये वाला जुमला फेलिया होगा। इसकी हम तरकीबी नहवी करेंगे। पहले हम फेल लिखेंगे, जुमले फेल में पहले हम फेल लिखते हैं, फिर फाइल का नाम लिखते हैं। उस्ताद हमारा फाइल है, तो बच्चों हमारा मफूल है, को अलामती मफूल है। जो मफूल और अलामती मफूल ये दोनों मतलब की फ़ेल है। तो ये फ़ेल यहाँ खबर है। ये पूरा जुमला क्या बना? जुमला फेलिया। जुमले फेलिया भी खबरिया होता है, क्योंकि हमारे पास इंशा या दूसरा जुमला होता है, मगर यहाँ हम तरकीबी नहवी में उमूमन उसकी तरकीबी नहवी नहीं करते। जुमले फेलिया तो ये बहुत आसान है, ये 5 मार्क्स भी या 4 मार्क्स भी हासिल करने। तो इसके लिए आप मेरी YouTube चैनल जहाँ से आप ये वीडियो देखते हैं तो आप ब्राउज़ कीजिए,
आपको तरकीब नहवी पर मुदल्लल 4 लेक्चर्स मिलेंगे, तो आपको तरकीब नहवी के जो भी जिज़ियात है वो आपको बिल्कुल वाज़ह हो जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा उन्हें। फिर सवाल नंबर 9 जीम पार्ट में दिया गया होगा। यहाँ असनाफ में से किसी एक सिनफ पर रोशनी डालनी होगी। दास्तान, ड्रामा, गज़ल, मरसिया वगैरह, ये आप अपनी किताब से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, तो बहुत आसान है ये भी। इस तरह दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिख लीजिए। आपकी दर्स किताब में शामिल है इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू, यानी खुलासा लिखना है, अपने अल्फाज में वो कहानी लिखनी है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला दीजिए। यहाँ हम एक की तशरीह करेंगे या 2 की, ताकि आपको आइडिया मिले कि तशरीह कैसे करते हैं। मुझे मालूम है कि आपको वैसे भी तशरीह करनी आती है, मगर थोड़ा हम आपकी के लिए यहाँ एक शेर की तशरीह करते। जैसे शेर है, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। पहले देखते हैं, ये शेर मीर का है। दूसरा वाला शेर, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। ये भी मीर तकी मीर का शेर है। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये तो आतिश का शेर है। कौन है जो नहीं हाजतमंद, अब किसकी हाजत रवा करे कोई, हो उस कूचे की हर ज़रा से आगा इधर से मदद तो आया गया हो। तो ये वाला शेर हम देखते हैं कि ये गालिब का है। इसी तरह ये आखिरी वाला शेर अर्श सहबाई का है। यहाँ इस शेर का याद नहीं आता ये किसका है। पहले हम पहले शेर की तशरीह करते हैं। मेरे सलीके से, सलीक होता है तरीका, निबाह करना, नाकामी तो हम जानते हैं, तो इसकी तशरीह कुछ ऐसे होगी, ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। तो आपने यहाँ 1 नंबर जीत लिया। इस शेर में हम लिखेंगे, इस शेर में शायर अपनी नाकाम मोहब्बत का जिक्र छेड़ते हुए फरमाता है कि मैंने अपने तरीके से मोहब्बत में निबाह की। खुद को महबूब के लिए वक्फ रखा। वक्फ रखा, मगर इसके बावजूद मुझे नाकामियों के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आया। तो एक शेर की हमने तशरीह की। इस तरह हम दूसरे शेर की तशरीह ज़बानी कर से, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से माखूज़ है। शायर फरमाता है कि जो ही मुझे अपने आप की पहचान हुई, मुझे खुदा की पहचान होने लगी। अपनी पहचान होने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं तो
اپنے آپ سے اور خدا سے بہت دور پڑا تھا۔ تو بہت آسان۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور شعر کی یہاں تشریح کریں، جیسے یہ تیسرے والے کی، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو ہم یہاں لکھیں گے یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ چمن کی مٹی مختلف اقسام کے خوبصورت پھول کھلاتی رہتی ہے، مگر آسمان اس کے برعکس اپنے رنگ بدلنے میں محو رہتا ہے، کبھی دھوپ، کبھی بارشیں، کبھی گرج، کبھی چمک، مانو کہ آسمان کو آندھی طوفان کے ساتھ آنکھ مچولیاں کھیلنے میں لطف آتا ہو۔ تو اسی طرح ہم تمام اشعار کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ پھر بھی جو ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں آپ اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ میری تمام ویڈیوز کو دیکھیں۔ میں نے ایک ایک شعر کی تشریح کر رکھی ہے اپنے اس یوٹیوب چینل میں۔ 9th اور 10th کے اردو میں جو میں نے غزلوں کے حوالے سے لیکچر بنائے ہیں، تمام غزلوں کو مدلل طور میں نے تشریح کے ساتھ پیش کیا ہے، تو آپ ضرور ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں ایک اور پیج کی طرف۔ تو سوال نمبر 12 یہاں دیا گیا ہے، تھوڑا سا ذکر کریں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ قصیدہ شہر آشوب کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا؟ آپ یاد کر سکتے ہیں، قصیدہ شہر آشوب آپ نے پڑھا ہے، تو اس کے آخر میں دیا گیا ہے کہ شہر آشوب آخر ہوتا کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو دہراتا ہوں، شہر آشوب کی اصطلاح پیارے بچوں ان نظموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں کسی شہر کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی عام ابتری اور بد نظمی کا ذکر ہو۔ چونکہ نصاب میں درج قصیدہ کا موضوع بھی معاشرے کی بدحالی اور بد نظمی ہی ہے، لہٰذا اس کا عنوان شہر آشوب دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال، نعت کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان جواب ہے، وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا توصیف بیان کی گئی ہو، نعت کہلاتی ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف پر لکھی گئی ایک نظم کو نعت کہتے ہیں۔ اس طرح سوال ہے، مفلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے؟ مفلس کو ہر وقت روٹی کی فکر رہتی ہے۔ یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم جب آدمی کے حال پر آتے ہیں مفلسی، اسی سے یہ سوال دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 13، درج ذیل میں سے کسی ایک کی حالات زندگی پر نوٹ لکھیے۔ میر امن، نور شاہ، مرزا غالب، علامہ اقبال۔ یہ آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں، آپ 2-3 بار انہیں پڑھیے تو آپ کے حافظے میں رہے گا۔ پھر سوال نمبر 4، اپنے کسی غیر ریاستی دوست کے نام ایک خط لکھیے جس میں اسے موسم گرما میں کشمیر آنے کی دعوت دی گئی ہو۔ یہ آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ خطوط کیسے لکھتے ہیں اس پر بھی میں نے ایک مدلل ویڈیو بنایا ہے، خطوط نگاری کی مناسبت سے ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ ان دو جو سوال نمبر یہاں ہے 14 آپ آسانی کے ساتھ اسے حل کر سکتے ہیں، یا اپنے اسکول کے سربراہ کے نام فیس معاف کرنے کی درخواست، یہ بھی آپ وہی سے سیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ علم بڑی دولت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، سائنس ایک رحمت ہے، جنگلات کے فائدے۔ آپ آسانی کے ساتھ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سوال نمبر 16، درج ذیل درسی سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ ملک صادق کون تھے اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ تو یہ آپ کی کتاب سے یہ سوالات دیے گئے ہیں، آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ افسانہ آسمان پھول اور لہو میں موجود آنٹی کے کردار پر 3 جملے لکھیے، یہ بھی وہی سے ہے۔ مولانا حالی نے عملی دنیا میں کون سی یادگاریں چھوڑی ہیں، یہ بھی وہی سے دیا گیا ہے۔ اس طرح جو آپ کا پیپر ہے 16 سوالات پر مشتمل ہے، اور آپ کو یہاں کتنے مارکس ہیں؟ 80 مارکس حل کرنے ہوں گے۔ مجھے امید ہے جس طرح میں نے یہ ایک ماڈل پیپر آپ کے لیے حل کیا، آپ خود بخود باقی ماڈل پیپرز کو بھی جو آپ کے سامنے ہوں حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اب یہ جو ماڈل پیپر ہے اس کی پوری تصویر آ چکی ہوگی۔ اب آپ آسانی کے ساتھ جب آپ کا سچ مچ کا ایگزام شروع ہوگا وہاں آپ
اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اچھے سے آپ اس پیپر کو حل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ضرور اسے سبسکرائب کیجیے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے، تو ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جو انگریزی کا ماڈل پیپر ہے اسے حل کر کے دکھائیں گے۔ تو آپ ضرور اس انتظار میں رہیں کہ میں کب انگریزی پیپر کے حوالے سے آپ کو ماڈل پیپر سالو کر کے دیتا ہوں۔ تو ضرور اپنے اس ویڈیو پر کمنٹ کیجئے کہ کیسا لگا آپ کو، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ و ناصر۔